हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री को कंप्लीट वन शॉट में। और इस हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन को आज की एक वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। क्या बच पाते हैं हमसे क्वेश्चन? अच्छा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पेज में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट पेज में एक चीज हम लोग देखते हैं और वो हमारा पॉइंट है कि फर्स्ट पेज में एक इमेज दिखता है जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसको दो कंट्री जो है क्रॉस कर गए। दो कंट्री कौन कौन से क्रॉस किया? तो स्विट्जरलैंड और यूएसए क्रॉस किया है। एक बात याद रखोगे, ये स्विट्जरलैंड यूएसए की बात करते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। एक कब की घटना है? तो ये घटना है 1848 की। फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, और उसका यूटोपियन विजन था। वो चाहता था कि पूरे यूरोप में एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप हो जाए जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे काम करे, जिसमें लोगों के पास सफरेज राइट हो। लोगों के पास सफरेज राइट हो मतलब कि लोगों के पास वोटिंग राइट हो, लोग अपने रिप्रेजेंटेटर को चूज करें। क्योंकि मिड 19th सेंचुरी यानी 1850 के आसपास तक पूरे यूरोप का टॉपसी टर्वी कंडीशंस था। पूरा यूरोप में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं था। ठीक है। तो जो मिड 19th सेंचुरी था, इस मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज ट्राई कर रहे थे जो स्प्लिटेड फॉर्म था उससे नेशन स्टेट में बनने की। और इस चैप्टर में हम लोग तीन कंट्री के बारे में मैंने डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारा जर्मनी, इटली और आपका इंग्लैंड। ठीक है, जो यूके के फॉर्म में रहेगा उसके बारे में। तो फ्रेडरिक सोरियो कहाँ का था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। कब उसने पेंटिंग विजुलाइज किया था? 1848 में। और उसके पेंटिंग में चार मेन चीज था जो चारों डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और याद रखोगे उस समय पूरे यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मोनार्की का मतलब होता है अनकंट्रोल। जो मोनार्की होती है उसको ऑटोक्रेटिक मोनार्की बोलते हैं। इसके अलावा जो और कुछ जो पॉइंट आएगा, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इस पीडीएफ में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। Utopian vision of democratic world, Frederick Soria imagined a world made up of democratic and social republics where people of different nations lived freely and equally। मतलब अलग अलग नेशंस, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट नेशंस के लोग हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट न करके सोवर्जिनिटी के साथ एक दूसरे के साथ रहे। ऐसा फ्रेडरिक सोरियो का विजुअलाइजेशन था। Symbolism of liberty and end of absolutism. Liberty is shown as the female figure holding the torch of enlightenment and the charter of the right of man। जैसे स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है उसमें दिख रहा है आपको, उसमें क्या है? उसके वन हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी कि वो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस चाह रहे हैं। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। और याद रखोगे उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी को बस दो ही कंट्री क्रॉस करते हैं, वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड। यानी मिड 19th सेंचुरी तक यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो नेशन स्टेट बन चुके थे। While broken symbol on the ground represent the destructions of absolute monarch, rise of nationalism and nation state। अब ये सारे किसको शो करते थे? एब्सोल्यूट मोनार्क को शो करते थे। एक और चीज यहाँ पर आप कंसिडर करोगे कि जो जर्मनी का फ्लैग था वो था रेड, गोल्डन, गोल्ड फ्लैग जिसको बोला गया है, येलो एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक है, रेड, ब्लैक और गोल्ड फ्लैग, ये तीन जर्मनी का वो कलर था, वो फ्लैग का कलर था। कोई दिक्कत परेशानी हो आप बीच में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। Peoples are grouped as a distinct nation identified by the flags and customs, highlighting the growth of nationalism. The USA and Switzerland lead to established nation state। वो कौन से दो कंट्री थे जो मिड 19th सेंचुरी तक नेशन स्टेट बन चुके थे? वो दो कंट्री थे यूएसए और स्विट्जरलैंड। ये बात माइंड में लॉक कर दोगे। और प्लेबिसाइड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है प्लेबिसाइड। और प्लेबिसाइड का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग। किसी चीज के रिगार्डिंग जो डायरेक्ट वोटिंग होता है उसको प्लेबिसाइड बोलते हैं। ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस 1789। घटना कब की थी? घटना थी फ्रांस में 14 जुलाई को। और 14 जुलाई को जैसा हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में देखे थे कि 14 जुलाई 1789 को बास्टिल फोर्ट को तोड़ दिया जाता है। उसके हर एक ईंट को मार्केट में बेच दिया जाता है, ताकि वो जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसकी आइडियोलॉजी को टोटली अपोज किया जाए, टोटली खत्म कर दिया जाए। याद रखिएगा इस बात को। और फ्रांस जो है उसको ये कहा जाता है कि नेशन स्टेट बनने में अगर सबसे पहले किसी कंट्री ने योगदान दिया था
वो फ्रांस था। ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, क्योंकि 1789 में ऑटोक्रेटिक मोनार्क थी फ्रांस में। लुइस 16 एक अनकैपेबल रूलर था, वाइफ की हर बात मानता था और वाइफ उसकी हमेशा उसको गड्ढे में धक्का देकर के गिरा देती थी, यानी बैड एडवाइजर थी। जब भी राजा को सलाह देती थी, राजा गड्ढे में गिरता था। French Revolution transferred power from the monarch to the people, declaring citizen as the nations. फ्रेंच फ्रेंच जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, फ्रांस जो था वो मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे बिलीव करने वाला नेशन बनेगा। Steps to build nation unity, common symbols, law, language, and administrations were introduced to create a collective national identity among the French people. लोगों के बीच में कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी सेटअप करना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे कि हमारे कंट्री में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो भारत माता को वो सिंबल माना गया था, जिस बेस पे सबको यूनाइट किया जा रहा था। तो उसी तरह से फ्रांस में मरियाना वो सिंबल थी, जिस बेस पे पूरे फ्रांस वाले लोगों को यूनाइट किया जा रहा था। Spread of nationalism in Europe through the Revolutionary War and Jacobin clubs, French nationalist ideas spread to the other parts of Europe. ये फ्रांस का जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके स्प्रेड होती है। इसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, उसका एक बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेज कोल्ड। जब फ्रांस स्नीज करता है पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है, यानी कि फ्रांस का कोई भी छोटा सा चेंज पूरे यूरोप को अफेक्ट करता है, पूरे यूरोप को प्रभावित करता है। ये बात बोली थी जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने। और ड्यूक मेटरनिच जो पहला व्यक्ति था जिसने सारी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उसको ऑर्गेनाइज किया नेपोलियन के अगेंस्ट में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जो ट्रीटी ऑफ वियना वाले पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आ रहा है, बालक नेपोलियनिक कोड क्या था। नेपोलियन जब 1799 में, ठीक है, देखिए याद रखोगे कि नेपोलियन जो था 1804 में रिप्रेजेंटेटर नहीं बना था, इम्पेरर बना था 1804 में। और रिप्रेजेंटेटर जो था फर्स्ट टाइम जो डिक्टेटर बना था और 1799 में डिक्टेटर बन गया था तानाशाह। इससे पहले नेपोलियन जो डायरेक्टरी गवर्नमेंट थी जिसमें 5 लोगों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उस गवर्नमेंट का जनरल था, सेनापति था। नेपोलियन की लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट कि जब फ्रांस डेप्ट में था, कर्ज में था, उसने इटली पे अटैक किया और अटैक करके इटली पे जीत भी दर्ज की। ये नेपोलियन की सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया वाली अचीवमेंट्स है। नेपोलियन कोड आने के सबसे ज्यादा चांसेस में से एक है। याद रखो कि नेपोलियन कोड में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन स्टार्टिंग में बस 3 चीजें थी, और उसमें था डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। आपको अगर बर्थ के बेस पे कोई प्रिविलेज मिला हुआ है वो प्रिविलेज खत्म कर दिया जाएगा। हर कोई इक्वल है। established equality before the law and secured the right to property। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई क्या है, इक्वल है। इस्टेब्लिश किया गया था इस चीज को, एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, हर कोई लीगल वे में प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। दिस कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। और एक कोड उन हर जगह पर इम्पोज किया गया जो फ्रांस के कंट्रोल में था। नेपोलियन ने जहां जहां अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की थी वहां वहां पर इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको नेपोलियन कोड बोला जाता है, और 1805 में नेपोलियन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का क्या रोल था। एरिस्टोक्रेसी dominated European society and owned large estates, but many were conservatives and opposed the growth of nationalism and democratic ideas। एरिस्टोक्रेसिस का मतलब क्या होता है, अपर क्लास इन यूरोपियन सोसाइटी वाज नोन एज एरिस्टोक्रेट्स। और एरिस्टोक्रेट्स मतलब कि एरिस्टोक्रेट्स के रूलिंग मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड को एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे।
The aristocracy dominated European society and owned large estates, but many were conservative and और इसमें से मैक्सिमम जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मतलब जो पुरानी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग होते हैं उनको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये सारे जो पुराने वाले एरिस्टोक्रेट्स थे वो कंजर्वेटिव थे। इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ये नए मिडिल क्लास डेवलप हो रहे थे कैसे? ट्रेड करके या डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को चूज करके इनके पास इनकम इंक्रीज किया, और जैसे इनके पास इनकम इंक्रीज किया इन्होंने अपने आप को बॉटम लेवल की जो मिडिल क्लास थे उससे सेपरेट कर लिया। अब इनकी बैठकी जो होती थी, अब ये साथ जो बैठते थे वो क्लर्जी और नोबिलिटी के साथ बैठते थे, अभी अपने लोगों के साथ नहीं बैठते थे। सपोर्ट फॉर लिबरल नेशनलिज्म, याद रखोगे लिबरल मतलब होता है फ्री। अब यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म को कौन सपोर्ट करेगा? The new middle class demanded constitutional government, equality before law, freedom of press and played a key role in the spreading nationalist movement. ये जो सारी डिमांड थी है यहाँ पर अभी, और सारी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाली डिमांड है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिस तरह की डिमांड की जाती है वो सारी डिमांड्स यहाँ पर है। तो याद रखोगे एरिस्टोक्रेट्स जो थे अपर क्लास थे पूरे यूरोपियन सोसाइटी में, रूल यही लोग करते थे बाद में चल करके। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फ्रॉम? लिबरल नेशनलिस्ट किसको बोलते हैं? तो फ्रीडम एंड इक्वालिटी। लिबरल नेशनलिस्ट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है, हर कोई फ्री है, कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर सकता। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करेंगे, इट सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जिसको हम ट्रेड गिल्ड बोलते हैं। याद रखोगे ट्रेड गिल्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेडर्स का वो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू ट्रेडर्स को मार्केट में एंट्री से बैन करते हैं। किसी इस्टेब्लिश मार्केट में अगर आप जाओगे एज ए न्यू ट्रेडर्स तो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी वहां पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो इसके पीछे मेन रीजन होता है ट्रेड गिल्ड्स। ट्रेड गिल्ड्स जो है वो क्या करते हैं? वो नए बिजनेसमैन को एंट्री नहीं देते मार्केट में, और ये सारी एक्टिविटीज जो होती है मार्केट की उस चीज को कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम, इट सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, रिमूवल ऑफ ट्रेड, और जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है इसको रिमूव करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग एक आगे पॉइंट आएगा जोल्वेरिन। ठीक है। जोल्वेरिन क्या था? याद रखो कि जोल्वेरिन जो था कस्टम यूनियंस था प्रूसिया का, और 1834 में एक जोल्वेरिन बना था। The Zollverein was a custom union formed in 1834 by the German states to abolish internal trade barriers and promote economic unity. इससे प्रमोट हो जाएगी, क्या प्रमोट हो जाएगी? इकोनॉमिक यूनिटी प्रमोट होगी। इले जो था वो क्लोज मेजर करने का एक यूनिट था। 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप की जाती पूरे यूरोप में, और इसमें ड्यूक मेटर्निस लीड करता है। लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्कीज टू मेंटेन ऑर्डर, changes within. Conservative conservative realized that some changes were necessary and accepted modernization, such strong state and efficient administrative. देखिए कुछ कंजर्वेटिव लोग जो है इस चीज को रियलाइज किए कि चेंजेस होनी चाहिए, और अगर चेंजेस होगी तभी वो चेंजेस सुटेबल रहेगा, लोगों की डेवलपमेंट होगी। Oppositions of radical ideas, they opposed liberal nationalists and revolutions and tried to support this idea to restore stability in Europe after the Napoleonic Wars. और एक ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पूरे यूरोप में मोनार्कियल पावर को रिस्टोर किया गया, और जो भी रिवोल्यूशनरीज पावर थे उस समय हाइड हो गए, छुप गए। किसके डर से? ड्यूक मेटरनिच के डर से, क्योंकि ही वॉज द बोल्ड रूलर। वो बहुत ज्यादा बोल्ड रूलर था, वो डरता नहीं था किसी से। अच्छा देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जीएसपी मेजनी। जीएसपी मेजनी के बारे में एक चीज जानते हैं कि इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, प्रेजेंट स्विट्जरलैंड में हुआ है। उस समय इटली में लाइज करता था। ये बचपन से कार्बोनेरी नामक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे।
लिगुरिया एक जगह है जहाँ पर रिवॉल्ट कर रहे थे और इनको एग्जाइल कर दिया गया। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ओपन सोसाइटी क्यों? क्योंकि ओपन सोसाइटी जो है वो ऐसे थे कर देती इन लोगों को, मोनार्कियल गवर्नमेंट उस समय काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। कार्बोनरी नामक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और लिगुरिया में रिवोल्ट करे थे, जिनके बाद इसको इनको एग्जाइल कर दिया गया। ठीक है, याद रखोगे इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। और ड्यूक मेटरनिच इसको इनको कंसिडर करता था कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो बोलता था कि ये आदमी जो है बहुत ही बड़ा दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। और सोशल ऑर्डर कैसा? सोशल ऑर्डर मोनार्कियल गवर्नमेंट वाला। ठीक है। हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और हंगर हार्डशिप और क्या क्या पॉपुलर रिवॉल्ट था उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बस 10 सेकंड का ब्रेक। देखिए, पूरा यूरोप का जो कंडीशन था वो खराब था। हंगर था, भूखमरी थी, क्योंकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ नहीं था। और जो इसेंशियल वेज गुड्स थे उसके वेजेस काफी हाई थे। एक तो इसेंशियल गुड्स के वेजेस काफी हाई, क्रॉप का प्रोडक्शंस नहीं, तो लोगों का जो जीवन था नर्क बन चुका था। लोग जो थे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे थे। उनके पास मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था। अचानक से जो आपका बेसिक लेयर होता है, लेवल होता है, रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रोथ के लिए, उतना भी आपके पास नहीं था। आपकी बेसिक नेसेसिटी को पूरी करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए उसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाला सिचुएशन जो है वो कब आया? वो आया जब हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट चल रहा था उसी समय। अब यहाँ पर देखते हैं एक विलेज है जिसको सिलेसिया विलेज बोला गया है, फ्रांस में विलेज लाइज करता है। और इस विलेज की स्पेशलिटी थी कि यहाँ पर नियर अबाउट 18,000 लोग रहते थे। और उन 18,000 लोग में से मैक्सिमम लोग वीवर्स थे। वीवर्स का मतलब जो कपड़े बुनते हैं उनको वीवर्स बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्ट्रैक्टर जो थे अपने जो था सारा अमाउंट रख लेते थे, और जो वर्कर्स वीवर्स थे उनको काफी कम देते थे। जो वीवर्स थे उनके फेजेस, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की गई। ठीक है। और इसलिए वीवर्स नाराज होकर के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन जहाँ पर उनके वेयर हाउसेस थे, उनके घर पे अटैक करते हैं। उनके घर में आग लगा देते हैं। जहाँ पर उनके स्टोर हाउसेस था वहां पर भी आग लगा देते हैं, जिसके बाद जो घर वाले थे भाग करके डिफरेंट विलेज में चले जाते हैं। और बाद में आर्मी की हेल्प से आसानी से इस चीज को वो रिप्लेस कर देता है। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। देखिए 1848 जो था, रिवॉल्यूशंस जो था 1848 जो था, और रिवॉल्यूशंस का वो टाइम पीरियड था। ठीक है। 1848 को एज ऑफ रोमांटिसिज्म का टाइम पीरियड भी बोला जाता है, जिसमें कोई मारपीट नहीं। और 1848 ही वो ईयर था जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने विजुलाइज किया था पेंटिंग को। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में जान लेते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन को लीड किया था प्रूशिया। जर्मनी की यूनिफिकेशन को जो जर्मनी का सबसे पावरफुल राज्य था प्रूशिया, उसने लीड किया था। एंड ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी ने 7 ईयर वॉर लड़ा था। किसके अगेंस्ट में 7 ईयर वॉर लड़ा था? डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। आफ्टर पर्शियन विक्ट्री, जर्मनी में कैसर विलियम वन प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। कैसर विलियम वन को किंग बना दिया गया यूनाइटेड जर्मनी का। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चेंजेस हुआ। चेंजेस मतलब कि बैंक को नेशनलाइज किया गया, जुडिशियल सिस्टम को लीगल किया गया, करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। और ये जो ड्यूरेशन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, वो 1866 से लेकर के 1871 के बीच में था।
ठीक है। अगर हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखते हैं तो एक चीज देख लीजिएगा, ये आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट मतलब नदन पार्ट, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये आपका साइड है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये अलग है, ठीक है। अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली के नदन पार्ट में कौन रूल करते थे? इटली के नदन पार्ट में ऑस्ट्रो हेम्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, जबकि बीच में पोप रूल करते थे। ईस्ट पार्ट में सार्डिनिया पिडमोंट रूल करता था, और जो साउथ पार्ट था वहाँ साउथ पार्ट में रूल करते थे बर्बन किंग ऑफ स्पेन वाले। इटली के यूनिफिकेशन के लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जैसे कि काउंट कैमिलो डी कैवर, जो चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पिडमोंट इटली के प्रिंसली हाउस का। वो भले ही इटालियन था, लेकिन उसको फ्रेंच बहुत अच्छी से आती थी, और जिसके कारण उसको फ्रेंच बहुत सारा अवार्ड मिला। एक तो काउंट कैमिलो डी कैवर एक जीएसपी मेजनी सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे, एक जीएसपी गैरिबाल्डी, उन्होंने भी क्या किया था, राजा को काफी सपोर्टर थे, और विक्टर इमानुएल टू प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, उसको किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बना दिया गया। और जो ड्यूरेशन है यूनिफिकेशन का इटली का, वो है 1859, ठीक है। वो कौन कौन से पर्सन है, तो जीएसपी मेजनी है, जीएसपी गैरिबाल्डी है, काउंट कम्युनिटी कैवर है, ये सारे लोग जो है यूनिफिकेशन इटली की यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। और कैवर के बारे में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि भले ही वो इटली से थे, ठीक है, बट उनको फ्रेंच काफी अच्छी आती थी, और एक उनको काम भी दिया जिस समय उन्होंने सारे जो स्टेट से वो कंबाइन होते, और कंबाइन होकर के उसमें से एक पार्टिकुलर स्टेट जिसको हम सार्डिनिया पिडमोंट बोलते हैं वही लीडिंग रोल प्ले करता है। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में प्रूसिया लीडिंग रोल प्ले किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, सेम उसी तरह से इटली के यूनिफिकेशन में सार्डिनिया पिडमोंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन 1866 से 1871। अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की बात करते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो था एक लंबा टाइम का वो प्रोसेस था, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट 1688 में, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने पावर को सीज कर दिया, मोनार्क की पावर को। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड वाले अपने ही लैंग्वेज में प्रैक्टिसेस डिफरेंट नहीं कर सकते थे। और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का जो लीडिंग रोल प्ले था वो पंकज किया इधर। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में जो लीडिंग रोल प्ले किया था वो इंग्लैंड किया था, ठीक है। इंग्लैंड डोमिनेटेड अदर नेशंस यूजिंग द इंग्लिश पार्लियामेंट, और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करता है। और उसके अलावा एक्ट ऑफ यूनियन साइन करने के बाद वो स्कॉटलैंड को अपना जो नेटिव कल्चर और ट्रेडिशंस था उसको प्रीफर नहीं करने देता है। इसके अलावा आयरलैंड में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के बीच पे, क्रिश्चियनिटी में, जिसमें इंग्लैंड वाले प्रोटेस्टेंट्स थे, कैथोलिक उस समय के सारे ट्रेडिशनल जो कंट्रीज जो कल्चर और ट्रेडिशन को मानती हैं वो सारे कंट्री जो थे वो थे आपके दूसरे ग्रुप में, ठीक है। वो आयरलैंड, और आयरलैंड में लॉर्ड बैरन जो था विलियम वुल्फ जो था उसने सिल्सिया विलेज को डिस्क्राइब कर दिया। और वुल्फ टाउन जो था वो आयरलैंड का रिवोल्यूशनरीज था, जिसको बाद में पकड़ करके 1798 में 1898 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बट यूनिफिकेशन के बाद क्या चेंजेस हुए? तो यूनिफिकेशन के बाद जो यूनियन जैक फ्लैग था ब्रिटेन का, उसको इंग्लैंड का फ्लैग जो था उसको ब्रिटेन का फ्लैग बना दिया गया, इंग्लैंड के लैंग्वेज को ब्रिटेन का लैंग्वेज बना दिया गया। पूरे ब्रिटेन में इस चीजें इम्पोज होगी। गॉड सेव आवर नोबल किंग इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन।
after these changes. विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन विजुअलाइज करने में क्या है, तो नेशन को विजुअलाइज किया गया तो वहीं मरियाना जो थे फेमस नेम थे, उसी के बेस पे यूनिफिकेशन किया गया। लिबर्टी वाज पर्सनिफाइज एज अ फीमेल फिगर विद अ टॉर्च ऑफ एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, वो तो हम लोग डिस्कस किए हैं। लिबर्टी जो है एक फीमेल फिगर है जिसमें टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है एक हाथ में, और एक हाथ में टॉर्च बियर टू रिमूव। आर्टिस्ट लाइक फ्रेडरिक सोरी इमेजिन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये हम लोग देखे हैं कि उस डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की वो विजुअलाइजेशन उसका था। लिबर्टी वाज पर्सनिफाइड एज अ फीमेल फिगर विद द टॉर्च एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब लिबर्टी जो था वो पर्सनिफाइड एज फीमेल फिगर, लिबर्टी को हमेशा से फीमेल फिगर माना गया। ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी वाज शोन थ्रू फ्लैग्स कस्टम्स यूनिट ऑफ पीपल विद द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल्स डिस्ट्रैक्ट्स। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड पावर को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं, ये आपको आता है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार देखेंगे वाला। ठीक है। ब्रोकन चेन जो है, ब्रोकन चेन जो है वो किस चीज को शो करता है, ब्रोकन चेन जो है वो बीइंग फ्री को शो करता है। ठीक है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल सिंबल्स ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ को शो करते हैं, क्राउन ऑफ ओक लिप्स हीरोइज्म को शो करते हैं, स्वॉर्ड रेडनेस टू फाइट, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड्स विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है। रिज ऑफ राइजिंग बिगनिंग ऑफ न्यू एरा को शो करेगा। ठीक है। तो याद रखोगे, इस चीज को मार्क करके रख लोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि बाल्कन जो रीजन है यूरोप के साउदर्न पार्ट में है। ठीक है। इस रीजन पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये रीजन फर्टाइल था, यहाँ पर मिनरल्स था, यहाँ पर बिजेस्ट पोर्ट था जहां से आपको हेवी इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है। इट वॉज मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बाल्कन पे ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, लोग उससे परेशान थे और लोग उसको रिमूव करना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर को। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, हर्जगोविना, क्रोशिया, ये सारे कंट्री इसके पार्ट है। और इसमें जो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे मैंने, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी और फ्रांस। सर्ब सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, बहुत सारे कंट्रीज है। द रीजन वाज पॉलिटिकली अनस्टेबल विद द फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इथेनिक ग्रुप्स एंड द एम्पायर। इथेनिक ग्रुप मतलब डिफरेंट जो लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन प्रेफर करने वाला ग्रुप है, इनके बीच में होते रहता है। अब थोड़ा हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। याद रखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 में हुआ था, खिलाफत जो था 1919 मार्च में, और नॉन कोऑपरेशन जो था 1921 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18, खिलाफत, ये तो हम लोग नॉन कोऑपरेशन 1921। द मेजर यूरोपियन पावर एंड अफेक्ट द colonies like India. India's support the war was expected by Britain, but it led to the widespread discontent due to the fulfillment of the swap. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन पता है, इंडिया सपोर्टेड द वॉर वाज एक्सपेक्टेड टू द ब्रिटेन बट इट वाज वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट टू द। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 24 एम टू प्रोटेक्ट द ऑटमन खलीफा एंड, हाँ, खिलाफत मूवमेंट क्या था वाला पहले इसको समझ लेते हैं। जब वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पूरा वर्ल्ड जो था दो ग्रुप में था, एक था एलाइज, दूसरे थे एक्सिस। तो एलाइज वाले जो थे उसमें यूएसए था, उसमें फ्रांस था, उसमें यूके था, और एक्सिस वाले में टर्की था, जर्मनी था, जापान था। उसमें जो टर्किश था,
इधर देख लीजिए, उसका जो उसका एम्पायर था, खलीफा उसको कहा जाता है, वो शिया मुस्लिम का हेड होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई थी वॉर जीतने के बाद, जिसके बाद वर्ल्ड के सारे मुस्लिम जो थे नाराज थे। इंडिया में उस मूवमेंट को लीड किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। बोथ मूवमेंट्स मोबिलाइज्ड masses. Both movements mobilized masses across India and strengthened the unity between the Hindus and Muslims against colonial rule. ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है और खिलाफत मूवमेंट जो है, एक तरह से यूनिटी प्रोवाइड करता है। और अभी तक याद रखो कि एक और फेमस सा क्वेश्चन है, गांधी जी इंडिया कब है, तो 1915 में आए थे। सीधे देखिए, differing strength with the movement. The Indian freedom movement had a multiple stands with the different method and goals. इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इसके बहुत सारे गोल्स और वो आपके पॉइंट्स थे। गांधीयन स्टार्टेड फोकस ऑन नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड मास मोबिलाइजेशन। गांधी जी का मेन आइडियोलॉजी क्या था? नॉन वायलेंस, मास मोबिलाइजेशन और ट्रूथ। ये तीन चीजों के साथ चलते थे। Moderate leaders sought to change through constitutional reform and petitions. Extremes like Bal Gangadhar Tilak believed in direct action and protest. Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, or Bipin Chandra Pal are the main characters of a radical ideologies in India. The movement of towns rebellion in the countryside, हर जगह पे क्या हो रहा था? रिवेल हो रहा था। और इसी चीज को देखने के लिए इंग्लैंड से एक टीम आएगी जिसको लीड करेंगे सर जॉन साइमन, जिसमें 7 लोग थे, 7 मेंबर थे। और उस 7 के 7 मेंबर जो थे, द मूवमेंट ऑफ टाउन रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मूवमेंट हो रहा था टाउन में, रिबेल हो रहा था हर जगह पे। ठीक है। याद रखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो 1921 में स्टार्ट हुआ था। एनसीएम जो था, ठीक है, एनसीएम कब हुआ था? एनसीएम जो था, ठीक है, एनसीएम जो था और सीडीएम, एनसीएम मुस्लिम पार्टिसिपेशन थी, सीडीएम में मुस्लिम की पार्टिसिपेशन नहीं थी। एनसीएम 1921 में हुआ, सीडीएम 1930 में हुआ। इस तरह से ये पॉइंट ऐड हो जाते हैं सारे चीज। एनसीएम जो है किस इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया था? तो एनसीएम जो है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया था, जिसमें 21+1 लोग जो थे वो क्या हो गए थे? चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फेब 1922 को हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। स्वराज इन प्लांटेशन 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया और कोई र्यूमर्स स्प्रेड कर दिया कि एक ऐसा लॉ आने वाला है जिसके अकॉर्डिंग हर किसी को उसके घर में ही, उसके गांव में ही लैंड मिल जाएगा। इस बात को लेकर के प्लांटेशन वर्कर्स चाइना, चाय जो आपका टी रीजन था, टी प्लांटेशन वाला रीजन, वहां से भागे। लेकिन उनका बैड लक उस दिन दो चीज का आपका हड़ताल चल रहा था, एक स्टीमर्स का, दूसरा रेलवे रूट्स का। और दूर भागने का यही दो मेन साधन था उस समय, और इसलिए लोग नहीं क्या कर पाए। इन्होंने क्या किया? सीधे उस चीज को अपोज कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था 1930 से 34 के बीच में 2 टाइम्स लॉन्च किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का की टर्म सॉल्ट मार्च था। सॉल्ट मार्च जो है, सॉल्ट मार्च यहाँ पर देख लोगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है अहमदाबाद, यहाँ पर डांडी, यहाँ से यहाँ तक इनको, ठीक है, ये देख लो, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर साबरमती आश्रम है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डांडी है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 240 माइल्स है।
पर डे कितना माइल चलते थे? पर डे 10 माइल चलते थे, ठीक है। और स्टार्टिंग में 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे जो दांडी जाते जाते मतलब थाउजेंड्स और लाख लोग हो गए। सॉल्ट मार्च इसका की टर्म था। और इस मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले गांधी जी जो है अल्टीमेटम देते एडविन को कि भाई तू मेरा बात मान जा, नहीं तो मैं मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। और एडविन बोला चल हट, में नहीं मान रहा, क्या कर लेगा। और उसके बाद गांधी जी इस गुस्से में आकर के इन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, जो एक मास मूवमेंट था, मास पार्टिसिपेशन था। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। जबकि एनसीएम जो था, एनसीएम में पॉलिटिकली एक्टिव लोग ही पार्टिसिपेट किए थे। सीडीए में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। एनसीएम में एनसीएम में का जो मेन रीजन था, इसमें मुस्लिमों का सपोर्ट था, इसमें मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। Millions of Indian, including men, women, peasants, actively participated in protest. It marked a shift from the earlier movements by involving wider mass participation. मतलब wider mass participation था, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, सॉल्ट मार्च ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। सॉल्ट मार्च कहाँ से कहाँ तक था? पूना पैक्ट 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में होता, पूना के यरवाड़ा जेल में, जिसमें अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड कर रहे थे दलित लोगों के लिए, जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है। गांधी जी को इस बात का भी डर था कि अगर वो इस चीज को ग्रांट नहीं करते तो जाके अंग्रेजों से मिल जाएंगे और उनसे सारे वो सपोर्ट ले लेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है हमको चाहिए पूरी तरह से आजादी। रावी रिवर के किनारे, ठीक है, रावी रिवर के किनारे 26 रावी रिवर किनारे 26 जैन को क्या हुआ, आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज, अब लिविड लिविड नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए पूरी तरह से आजादी। और वो आजादी लेते भी है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग, इट मींस फिगर यूनाइटेड एज ए पार्ट ऑफ वन नेशन और कम्युनिटी। सारे लोग जो है एक नेशन और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल शेयर कॉमन सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस। लोग जो है अलग अलग तरह के पीपल शेयर कॉमन सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज वो यूज करते थे। नॉर्मल मूवमेंट हेल्प क्रिएट यूनिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। नॉर्मल मूवमेंट जो था यूनिटी क्रिएट कर रहा था अलग अलग ग्रुप के बीच में। नेशनल मूवमेंट हेल्प क्रिएट यूनिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड स्ट्रगल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। दिस फीलिंग स्ट्रेंथ द नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉलिडिटी। ये फिगर जो था, ये सारी चीजें जो थी नेशनल आइडेंटिटी और सॉलिडिटी प्रोवाइड कर रहे थे। एक सेकंड बाद। हिस्ट्री, कल्चर और स्ट्रगल ब्रिंग पीपल टुगेदर। हिस्ट्री, कल्चर और जो डिफरेंट स्ट्रगल था वो लोगों को करीब ला रहा था। द फीलिंग स्ट्रेंथ नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉलिडिटी। और इससे नेशंस की आइडेंटिटी और सॉलिडिटी इंक्रीज कर रहे थे। बालक, ये हमारा पॉइंट है सिल्क रूट। याद रखोगे, चाइना अगर अगर ये हो गया, ये यूरोप हो गया, तो चाइना से यूरोप के बीच में लैंड और सी रूट जो था उसको सिल्क रूट बोलते हैं। इससे सिल्क क्लॉथ का भी ट्रेडिशन होता था। इसके अलावा कॉटन का और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। Key religions including China, regions including China, Central Asia, India, Persia, and Europe. The route helps spread like the Buddhism, scientific knowledge, and art across the continents. मतलब इसके क्या बस इस रूट से सिल्क ही जाता था? नहीं, सिल्क के अलावा चाइनीज पॉटरी, इंडिया से कॉटन, स्पाइसेस, इस सिल्क, इस 5-6 चीजें जाती थी। इसके अलावा जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, उपदेश देने वाले थे, मान लीजिए बुद्धिज्म के किसी प्रीचर्स को जाना है तो इसी रूट को प्रेफर करके यूरोप जाता था। वहां के लोग इंडिया आना तो इसी रूट से आते थे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रूट होता था यहाँ पर उस समय, चेक पॉइंट था। इफ यू वांट आई कैन मेक अ सुपर शॉर्ट 3 लाइन वर्जन इधर। अच्छा, आयरलैंड की बात करते हैं। देखो, आयरलैंड की पोटैटो फेमाइन आया था, 1 मिलियन लोग मरे गए थे। और पोटैटो इज ए इसेंशियल फूड आइटम्स इन यूके।
यूके रीजन में इसेंशियल फूड आइटम्स था जिसमें 1 मिलियन लोग मरे गए थे, जिसको आयरिश पोटैटो फेमाइन बोलते हैं। एक और बात याद रखोगे कि अगर कॉलोनियल पीपल को कहीं कंट्रोल करना भी होता था, तो इसका ये मतलब नहीं था, कहीं कंट्रोल अगर उनको करना होता था, कि हर जगह वो वेपन का यूज करे। हर जगह वो वेपन का यूज नहीं करते थे। कहीं कहीं वो डिजीज स्प्रेड कर देते थे, डिजीज इंजेक्ट कर देते थे, और इससे जो था वो चीजें कंट्रोल हो जाती थी। मतलब जैसे मान लीजिए वो साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका जाकर के बोले कि मेरे को तेरा रिसोर्सेज चाहिए भाई, तू मेरे को रिसोर्स दे। अगर वो रिसोर्स अपना नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर जा करके कोई कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कर दे, इंजेक्ट कर देंगे उनमें, लोग लार्ज स्केल में मरने लगेंगे। अब उनको बोलेंगे कि भाई मेरे पास दवा है, इसका एंटीडोट देते, तुम अपना रिसोर्सेज दे दो। चालू चपाट तो अंग्रेज थे ही, ये बात आपको क्लियर पता है। ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे। अब आते हैं थोड़ा सा प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखोगे कि चाइना ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट किया था। मतलब लेटर्स होते थे, उसको रब किया जाता था ऐसे कागज पे। कागज की क्वालिटी बहुत बेकार होती थी, एक बार अगर इस पे रब कर दो, दूसरी बार आप कर नहीं पाओगे दूसरे साइड में, याद रखोगे। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से पहले जो बुक्स लिखी जाती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पाम लिप्स, चौड़े से पत्ते जिस पे लिखा जाता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। प्रिंटिंग बिगेन अराउंड 594 एडी ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। प्रिंटिंग जो है टैंग डायनेस्टी ने 594 एडी में स्टार्ट किया था। बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर बाय रबिंग इंक्ड वुड ब्लॉक्स। इंक वुड ब्लॉक को रब करने से लेटर रेडी होता है। ठीक है। प्रिंटिंग हेल्प स्प्रेड नॉलेज टू मोर पीपल। प्रिंटिंग से हुआ क्या, देखिए पहले बुक लिमिटेड था, बुक लिमिटेड था तो कम लोग पढ़ते लिखते थे। अब बुक क्या हो, अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हो गया, बहुत सारे लोग पढ़ने लगे, रियलिटी सबको पता चल गई। और इसके बाद चर्च की जो अनजस्ट रूल थे उसको लोग ने लार्ज स्केल में अपोज किया। अच्छा एक चीज और, ए चाइनीज पेपर रीच यूरोप थ्रू द सिल्क रूट इन द 11th सेंचुरी। कैसे चाइना का जो पेपर था वो यूरोप पहुंचा, तो सिल्क रूट के थ्रू पहुंचा, याद रखोगे इस बात को। और मार्को पोलो पहला व्यक्ति था जो 1295 में ये आइडियाज लेकर के इटली से यूरोप गया। प्रिंटेड बुक्स वर चीपर एंड यूज्ड बाय मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जो प्रिंटेड बुक्स होते थे चीपर होते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स उसमें थोड़ा बेकार क्वालिटी के लगाते थे। अगर ज्यादा क्वालिटी लगाओगे तो क्या होगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट वर वेरी स्लो, कॉस्टली एंड लिमिटेड इन नंबर। अच्छा एक नेगेटिव आउटकम्स बोला गया, पूछा जाए अगर आपसे कि मैन्युस्क्रिप्ट का सबसे नेगेटिव आउटकम्स क्या है, तो मैन्युस्क्रिप्ट स्लो होता है, कॉस्टली होता है, लिमिटेड इन नंबर है, और इसलिए लिटरेसी रेट भी कम थे। गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी इन 1430s। गुटेनबर्ग ने क्या किया था, गुटेनबर्ग ने ट्राई किया था, किस चीज को ट्राई किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने का, क्योंकि अब बहुत हो गया प्रॉब्लम। और जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बनाएगा, याद रखोगे इस बात को, गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस रहेगा उसकी क्या स्पेशलिटी रहेगी। और गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, आखिर कब बनाया था बढ़िया वाला प्रिंटिंग प्रेस, 1448 में, याद रखोगे। जर्मनी का एक अच्छे स्किल्ड वीवर्स के जन्म दिया था, जो बना के दीजिए। ठीक है। गुटेनबर्ग जो था वो कब बनाए थे, 1448 में, ओलिव प्रेसेस से, क्योंकि इनके घर में ओलिव ओ प्रेसेस थे। ठीक है। उसके बाद एक हाई स्किल गोल्ड स्मिथ थे, इसलिए इन्होंने वो लीड का लेटर्स बनाया काफी अच्छा से अरेंज करके। ठीक है। फर्स्ट बुक जो था वो बाइबल प्रिंट किए थे, और 3 इयर्स में 180 बुक पब्लिश हुआ आफ्टर फ्यू इयर्स। फिर 20 मिलियन और 200 मिलियन बुक पब्लिश हो गया।
ठीक है। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस हो गया। प्रिंट रिवॉल्यूशन मेड बुक, अच्छा प्रिंट रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, बुक चीप रेट में अवेलेबल हो, चीप रेट में अवेलेबल हो तो एसेसिबिलिटी उसकी बढ़ गई, बहुत सारे लोग पढ़ने लगे, लाइब्रेरी सेटअप हुआ, लोग बुक को परचेज नहीं करके तो वहां पर कुछ रेंट पे करके बुक्स पढ़ने लगे, नॉलेज एंड आइडियाज स्प्रेड हुआ क्विकली, पीपल्स थिंकिंग एंड व्यू चेंज, लोगों का व्यू, लोगों का थिंकिंग जो है वो चेंज हुआ इस समय। अच्छा, रिलीजियस डिबेट एंड डिस्कशन क्या था, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। रिलीजियस डिबेट एंड डिस्कशन था कि इससे प्रिंटिंग बुक से कौन सबसे ज्यादा परेशान था, प्रिस्ट लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, मोनार्कियल ऑर्डर वाले परेशान थे। अब जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो और आपको ऑफर करते थे कि आइए भाई, अगर आपको चर्च की आइडियोलॉजी इतनी अच्छी लगती है तो आइए डिबेट एंड डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों अच्छी है चर्च की आइडियोलॉजी। वो कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने चर्च की ऑथोरिटी पे क्वेश्चन किया, वो भी कैथोलिक चर्च चर्च के ऑथोरिटी पे, वो थे मार्टिन लूथर किंग, नॉट जूनियर, मार्टिन लूथर किंग थे वो। ठीक है। जिन्होंने 95 थीसिस विटेनबर्ग चर्च के सामने उन्होंने सेल कर दिया 5000 कॉपीज, और उसके बाद फिर जल्द से उनका ऑर्डर भी आगे तक और भी ज्यादा वो क्या करे स्प्रेड कर पाए। याद रखोगे, ये तो दूर थे, विटेनबर्ग चर्च जो है दूर है तो बच गए, बट एक पर्सन ऐसा था जो बारूद पे बैठ करके माचिस से खेल रहा था, वो था मेनुकियो द मिलर। ठीक है। रोम के जस्ट बगल में रहता था, उसके बाद जैसे ही पता चला वो ऐसे थे कर दिया आदमी। अच्छा, क्या चेंजेस हुआ तो देखिए, चेंजेस एक हुआ, लिटरेसी रोज टू 60 to 80% बढ़ गया, मोर बुक्स वर प्रिंटेड मीट ग्रोइंग डिमांड्स, चीप बुक्स वर मिड रीडिंग एसेसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल, चीप बुक था तो हर कोई पढ़ सकता था, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स स्प्रेड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, साइंस एंड फिलोसफी रीच द जनरल पब्लिक, डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यू, तो डिफरेंट बुक्स की रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंग बुक पब्लिश की जाती थी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक पब्लिश की जाती थी। बुक्स वर सीन एंड टूल्स फॉर प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, बुक्स जो था वो टूल्स था किस चीज का, प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट का, रीडिंग कुड लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम टर्न, मतलब किसी भी तरह के अत्याचार से वो बताती है। ठीक है। हीरोज इन हिज नॉवेल्स बिकम इनलाइटेड थ्रू द रीडिंग्स, और वो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर थे जिसने वीकर सेक्शंस को एज ए हीरो उसने क्या किया, प्रेजेंट किया, और मर्सियर का एक लाइन था, ठीक है, कि प्रिंटिंग इज द, मर्सियर कॉल्ड द प्रिंटिंग प्रेस अ पावरफुल इंजन ऑफ चेंज, मर्सियर का मानना था प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पावरफुल इंजन है, किस चीज को लेकर के, चेंजेस को लेकर के। अच्छा, उस समय बच्चे भी इम्पोर्टेंट रीडर बन रहे थे, याद रखोगे। सबसे पहली बार जो चिल्ड्रन प्रेस था वो कब सेटअप हुआ, तो 1857 में सबसे पहली बार चिल्ड्रन प्रेस सेटअप हुआ, और 1812 में ग्रीम ब्रदर्स जो थे वो कंपाइल किए थे अपने फोक टेल्स को। ब्रोंटी सिस्टर जॉर्ज इलियट और ब्रोंटी सिस्टर जॉर्ज इलियट जो थी, ये लोग ऐसी लेडी थी जो वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात करना जानती थी, बात करती भी थी, उसके लिए बहुत सारा वर्क भी उन्होंने किया। अच्छा, वो कौन कौन सा बुक था और कब कब आया तो याद रखोगे, एक सीरीज होता है, ठीक है, 1674, ठीक है, इसके बाद इससे ऊपर 1579, ठीक है, 1710 और 1732। इससे फर्स्ट तमिल बुक पब्लिश हुआ, इससे मलयालम और मैथिली वाला जो, इस समय
इस समय सबसे पहली बार तमिल, इस समय सबसे पहली सेकंड टाइम्स में जो पब्लिश हुआ था वो था 50 कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज 1710 में। अच्छा, प्रिंट जो था कैसे चैलेंज किया ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को, राजा राम मोहन रॉय ने संबंध कौमुदी लिखी 1821 में। इनको काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका लिखे गए। ठीक है। इसके अलावा गुजराती न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुआ। पब्लिक डिबेट्स एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक कास्ट, सती एंड वुमेन राइट्स। इन सब चीजों को अब हाईलाइट किया जाने लगा कि कास्ट प्रथा नहीं चलनी चाहिए, वुमेन को राइट्स मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। प्रिंट इनेबल्ड द डिसीजन ऑन रिलीजन, सोसाइटी एंड मॉरलिटीज। प्रिंट इनेबल्ड द डिसीजन ऑन रिलीजन, सोसाइटी और मॉरलिटी पे वो डिसीजंस प्रोवाइड कर सकता है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स क्रिएटेड स्पेस फॉर डायलॉग्स एंड क्रिटिसिज्म। न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो है स्पेस प्रोवाइड करते थे किस चीज के, डायलॉग्स और क्रिटिसिज्म के लिए। Women reading increased in middle class homes with the school and home education. Journals encouraged women's literacy and provided reading materials. और क्या करते प्रोवाइड करते हैं रीडिंग मटेरियल्स को। सम वुमेन learned secretly despite the conservative opposition. The female writers highlight the women struggle and daily lives. जैसे कैलाश वासनी देवी हो गई 1876 में, 1876 उस बुक को लिखे थे। Female writers highlighted the women's struggle and daily lives. Regional prints बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी प्रमोट वुमेन एजुकेशन। ये सारे जो थे वो किस चीज को प्रमोट कर रहे थे, वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। इसके अलावा बालक और दो तीन पॉइंट है उसको थोड़ा सा गौर कर लोगे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और 1878 में ही आर्म्स एक्ट आया था, याद रखोगे। रिवॉल्यूशन जो हुआ 1907 में, उस समय किसी ने अपोज नहीं किया, बाल लाल पाल ने अपोज किया, बाद में इनको कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। ठीक है। 1878, 1907 और 1908 के आसपास तक। ठीक है। इसके अलावा क्या और कोई पॉइंट हमारा बच रहा है? हाँ, कुछ पॉइंट्स जो बचेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूकियो क्या था, तो कीटागावा उटामारो ने डेली ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग, डेली ब्लॉगिंग को लेकर के जो लिखा था उसको बोलते हैं यूकियो, और ये जापान में काफी ज्यादा फेमस था। डायमंड सूत्रा क्या था, डायमंड सूत्रा रिलीजियस बुक था। किसका रिलीजियस बुक था? बुद्धिज्म का रिलीजियस बुक था। चाइना से प्रिंटिंग का मेथड जो है वो कोरिया और जापान गया। 6 पेजेस का वो बुक था जिसको डायमंड सूत्रा बोलते हैं। चाइना में आखिर पेपर की डिमांड क्यों बढ़ी? चाइना में पेपर की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि 16th सेंचुरी में सिविल सर्विस जो सर्वेंट जो एस्पिरेंट्स थे उनको बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। याद रखोगे इस बात को। एंड चाइना का एक शहर है संघाई, जिसको प्रिंटिंग हब बोला जाता है। सबसे ज्यादा प्रिंटिंग वहां पर होती है। ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब अच्छा से डेकोरेट करके अगर किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसको कैलोग्राफी बोलेंगे। ठीक है। वेलम, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की स्किन पे अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको वेलम बोलते हैं। ठीक है। गुटेनबर्ग के बारे में आपको डिटेल में पता है? गुटेनबर्ग कौन थे, कहाँ रहते हैं? गुटेनबर्ग हाई स्किल्ड क्या थे? हाई स्किल्ड वो मर्चेंट्स थे। इसके अलावा बालक बैलेट्स जो होता था वो एक प्लेस होता था जहां पर कॉकटेल से सबको गाया जाता था। टेवरिन्स मतलब वाइन शॉप होता था, बट वहां पर डिबेट एंड डिस्कशंस होता था। और इसमें तो हम लोग देखे हैं कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने पहले चैलेंज किया कि आप डिबेट एंड डिस्कशन कर लीजिए, तो मार्टिन लूथर थे वो चीज। ठीक है। और लुइस सेबेस्टियन मर्सियर्स जो थे, इनकी एक लाइन थी। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। हाँ बालक, चेप बुक क्या था और बैलियोथिक ब्लू क्या था? तो चेप बुक जो था इंग्लैंड में 3-4 पेजेस का वो मैगजीन होता था जिसको लेबर लोग लेजर पीरियड में क्या करते थे, पढ़ते थे। और बैलियोथिक ब्लू भी सेम वही वर्जन था लेकिन वो फ्रांस में प्रीफर किया जाता था। ट्रेम्बल देयरफॉर टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब थरा उठा उसके आक्रमण इस सबसे।
और इस एक बात और याद रखोगे कि प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड्स बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। प्रिंट जो है वो क्या करता है, अलग तरीके से सोचने में हेल्प करता है। ग्रीम ब्रदर्स जो थे 1812 में वो कंपाइल किए थे, और ब्रीदिंग जो है वो पहले थोड़ा। ठीक है। सीलिंग सीरीज जो था वो चीप क्वालिटी के बुक्स होते थे, जिसको सीलिंग सीरीज बोला गया है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेजाइल होता है, इसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते हो। अगर रखना भी होगा तो प्रॉपर इसमें केमिकल ऐड करके रखना होता है। याद रखोगे इस बात को। समाचार चंद्रिका लिखा गया था, जामे जहांनामा और शमसुल अकबर जो था दो पर्शियन न्यूज़पेपर था। गुजराती समाचार बॉम्ब मराठी लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है। फतवा मतलब जो मुस्लिम लोग कोई चीज रिलीज करते हैं तो उसको फतवा बोलते हैं, याद रखोगे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहली बार मैगजीन चलाया था। और मैं जो थे। ठीक है। इसमें राजा रवि वर्मा जो है पेंटिंग के मतलब कोई भी इंसिडेंट उसको पेंट करके रूप में उसको जीवंत करने की कोशिश करते हैं, पेंटिंग करके प्रॉपरली। ठीक है। अमर जीवन राज सुंदरी देवी लिखी, इसके अलावा कैलाश वासनी देवी थी। ठीक है। हम्म। छोटे और बड़े का सवाल जो थे काशी बाबा ने लिखा था। गुलामगिरी जो है 1871 में ज्योतिबा फुले लिखे थे, जिसमें इनका मानना था कि जो अमेरिकन स्लेव्स है उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर और जॉर्ज इलियट, ये तीन ओल्ड लेडी थी। ठीक है। इस तरह से हम लोग। ये तो ऑथोरिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्रिंटेड मटेरियल सेंसरशिप लगा देते थे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इस तरह से हिस्ट्री का वन शॉट हम लोग कंप्लीट कर ले। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग 24/7 अवेलेबल है। और जो सबसे अच्छी वाली अनाउंसमेंट करनी है वो है आपका कि सरस विजडम के का यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो ऐप था आप पहले से जानते हैं। अब हम लोग एआई की दुनिया में कदम रखें, जहां पर आप अपनी पढ़ाई को और भी सरलता के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। एआई जिसके डिफरेंट फीचर्स आप चंद सेकंड्स में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर, प्रैक्टिस पेपर जनरेट कर सकते हो, या कुछ इमेज से वो सॉल्यूशन जो एआई का एक वर्क होता है, जैसे आपने डिफरेंट एआई यूज किया होगा सेम उसी तरह से वो एआई है। और इसका मेन पर्पस है एजुकेशन में चेंजेस करना। ठीक है। एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इसका मेन पर्पस है। और जल्दी हम लोग इसको कर रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो और दोस्त हैं उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो डाउट है आप कमेंट करके कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा वन शॉट में और कोई डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं बिना कोई दिक्कत का।